तो अब हम लोग रिटायरमेंट का वन शॉट बना रहे हैं, ठीक है। हम इसमें रिटायरमेंट स्टार्टिंग से करेंगे एंड तक। मैं सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करा देती हूँ। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के केस में जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है वो कुछ ना कुछ गेन करते हैं। तो यानी कि हमेशा जो न्यू रेशियो होगी और जो ओल्ड रेशियो होगी उसका डिफरेंस गेनिंग रेशियो होगा, क्योंकि न्यू रेशियो हमेशा ज्यादा होगी और ओल्ड रेशियो हमेशा कम होगी। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज ऑलवेज गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब यहां पर अगर हम ये कहते हैं कि ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं 3:2:1 में, ये ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो है मान लो 5:4, सी रिटायर हो रहा है। तो सिंपल हम निकाल लेंगे ए कितने से गेन कर रहा है 5/9 माइनस 3/6, ठीक है। और बी गेन कर रहा है 4/9 माइनस 2/6। तुम लोग साथ साथ नोट करते जाओ और कैलकुलेशंस भी करते जाओ जिससे कि हमारा टाइम सेव हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास गेनिंग रेशियो आ जाती है, राइट। बताओ इसका आंसर, तब तक मैं दूसरा बताती हूँ। तो 1 बाय और बी का तो हम क्या कह सकते हैं कि गेनिंग रेशियो क्या हो गई 1:2, ठीक है। एक तो ये तरीका हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि हमें बोला कि ओल्ड रेशियो ये है 3:2:1 और उसका जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस पार्टनर का शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स ने किस रेशियो में लिया। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने इक्वली लिया, इस वाले क्वेश्चन में 4:5 की रेशियो में लिया। तो हम क्या कहेंगे ए एंड बी बोथ गेन्स कितने से गेन कर रहे हैं 1/2 ऑफ 1/6, क्योंकि सी रिटायर हो रहा है तो दोनों कितने से गेन कर रहे हैं 1/12। तो अब सिंपली ए का न्यू शेयर कितना आ जाएगा 3/6 प्लस 1/12 और बी का 2/6 प्लस 1/12 आ जाएगा। जबकि यहां पर हमें दोनों का गेन अलग अलग निकालना पड़ेगा। ए गेन कर रहा है 4/9 ऑफ 1/6 और बी गेन कर रहा है 5/9 ऑफ 1/6, ठीक है। तो ए और बी का जो गेनिंग है वो निकालेंगे और फिर वो प्लस करना है हमें कि ए का न्यू शेयर कितना हो गया 3/6 प्लस और बी का हो गया 2/6 प्लस। दोनों केसेस में डिफरेंस समझ में आया कि पहले वाले केस में वो इक्वली कर रहा है और दूसरे वाले केस में रेशियो दी हुई है। तो अब ये तीन ही केसेस होते हैं, इनको किसी भी तरह से कॉम्बिनेशन बना के हम जितने मर्जी केसेस बना सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया 7/12 और इसका कितना आ गया 5/12। तो 7:5 हमारे पास न्यू रेशियो आ गई, ठीक है ना। और गेनिंग रेशियो कितनी है इक्वल 1:1। अब यहाँ पे ए ने कितने से गेन किया 4/54, 5/54। तो इसके में 4/54 ऐड किया, इसके में 5/54 ऐड किया,
तो कितना हो जाएगा? तो न्यू रेशो 31:23 और सैक्रिफाइसिंग रेशो, सॉरी गेनिंग रेशो 4:5। वो तो है ही ये डायरेक्टली समझ में आया। सेकंड हमारे पास आता है कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो एक तो गुडविल होती है जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर्स है, जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर्स है, चाहे चेंज इन बीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो। जो हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल है उसे तो राइट ऑफ करना ही है इन ओल्ड रेशो। इसमें कहीं कोई चेंज ही नहीं है, मतलब बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन जो रेशो है उस रेशो में हमें इसे करना ही करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें कहेंगे कि जो भी ऑल पार्टनर्स हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट मेंशन है, मतलब क्वेश्चन में बैलेंस शीट में करंट अकाउंट्स दिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी सारी ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट से होंगी। करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो ये हमने ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दी। फिर एक गुडविल की वैल्यू आती है वैल्यूड एट द टाइम ऑफ, वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है उस समय हमने कोई गुडविल वैल्यू की है, ठीक है। जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है उस समय उसकी गुडविल वैल्यू हुई है, तो वो जो गुडविल वैल्यू हुई है हम लोग चेंज इन पीएसआर में करते थे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते थे। अब रिटायरमेंट के केस में गेनिंग कौन है? रिमेनिंग, रिमेनिंग है, और सैक्रिफाइसिंग में कौन है? रिटायरिंग है। तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग ये करेंगे, और ये एंट्री होगी तुम्हारी गेनिंग रेशियो से। समझे? हम लेके चले कि बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो मान लो 60,000 है, ठीक है, और हमने वैल्यू की, वैल्यू ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है, वो है हमारे पास 90,000। तो अगर मैं इस वाले केस को फॉलो करूं तो मैं क्या एंट्री करूंगी? ए बी सी टू गुडविल, इनको डेबिट करूंगी। कितने से करूंगी? जो हमारी ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल है 60,000 है ना, 3:2:1। ये हो गई। दूसरी एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रिमेनिंग कौन है? ए और बी, और रिटायर कौन हो रहा है? सी। अब इसमें सी का शेयर कितना आएगा? टोटल 90,000 गुडविल है, इस 90,000 में 1/6 15,000, और इस 15,000 को हम गेनिंग रेशो में 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना होगा? 15,000 को अगर 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना हो गया? कैलकुलेट करो। 9 हो गया ना। 1650 को मल्टीप्लाई कर दो, 6600, और ये हो गया 8400। ठीक है, अच्छा मत बोलो, कर लो, गलत भी हो सकती हूँ मैं। हाँ ठीक है, तो हमने जब 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया ए एंड बी में, तो ए का आ रहा है 6667
333 हमने इसको 4:5 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये होता है कि अगर हमने गुडविल वैल्यू की है तो उस वैल्यू को हम जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर में निकालेंगे और फिर हम गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गॉट इट? ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो जाता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व हो गया, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या फंड अकाउंटिंग, ये सब जो होता है। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, जितने भी पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, उसको भी मिलेगा ओल्ड रेशो में। यानी कि जनरल रिजर्व टू, अगर 3 पार्टनर्स हैं तो ABC, रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे तुम लोग एडमिशन में बनाते थे बिल्कुल वैसे ही बनेगा, लेकिन उसका प्रॉफिट सारे पार्टनर्स को मिलेगा। फंड अकाउंटिंग में अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, वो फंड अगर हम ऑल पार्टनर्स को दे रहे हैं तो ऑल को देंगे, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर को सब मिलता है, सब, कहीं कोई बात नहीं आती। तो चेंजेस कहां से शुरू हुए? फिर ये तो वही सेम हो गया ना जो एडमिशन में था, तो चेंजेस कहां से शुरू हुए? चेंजेस शुरू हुए कैपिटल अकाउंट के क्लोजर से। तो जैसे कि अगर हम मान के चलें कि 3 पार्टनर्स हैं, A, B और C रिटायर हो रहा है, तो सबसे पहले तीनों के कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस होंगे कुछ ना कुछ, बाय बैलेंस BD, वो हमने तीनों के कैपिटल अकाउंट में लिख दिए। जनरल रिजर्व तीनों को मिलेगा। शॉर्ट फॉर्म्स मैं तुम्हें फास्ट कराने के लिए लिख रही हूँ, प्लीज एग्जाम में मत लिखना, ये मत कहना कि आपने भी एक्सप्लेन करते समय लिखा था, बिल्कुल नहीं लिखना, नॉट अलाउड। फिर अगर कोई भी वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो वो तीनों पार्टनर्स को मिलना है, यहां मिल जाएगा। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो वो यहां, ये सब कुछ जो मिल रहा है तीनों पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में ही मिल रहा है। अगर रिवैल्यूएशन लॉस है तो ये भी मिलेगा। ध्यान रखना, या तो ये फिगर आएगी या ये फिगर आएगी, दोनों में से कोई एक ही फिगर आएगी। ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, अगर लायबिलिटी साइड दिया हुआ है तो हम यहां लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अगर लायबिलिटी साइड दिया हुआ है तो इट शोज प्रॉफिट, ये तीनों को मिल जाएगा। ध्यान रखना, लायबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंसेस आते हैं तो वो प्रॉफिट है, लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड दिया हुआ है इट शोज लॉस, ये भी तीनों को मिलेगा। अगर बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है तो वो राइट ऑफ भी करेंगे, तीनों को मिलेगी। देख रहे हो, एडमिशन में न्यू पार्टनर को कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन रिटायरमेंट में तीनों पार्टनर्स को मिलेगी। फिर अगर असेट साइड पर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो वो भी सबको मिलेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जितनी भी आइटम्स हैं वो एडमिशन के जैसे ही ट्रीट हो रही हैं, लेकिन रिटायरिंग पार्टनर को भी मिल रही हैं। गॉट इट?
अब गुडविल का ट्रीटमेंट बाय जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, यानी कि हम लिखेंगे बाय ए और बाय सी बी, ये मिल रहा है सी को, टू यहां पे मिल गया सी, ये मिल रहा है ए को और बी को। तो ए और बी डेबिट हो रहे थे तो उनकी डेबिट साइड पर आएगा, और ये क्रेडिट हो रहे थे क्रेडिट साइड पर आएगा। क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है अकाउंट्स को क्लोज करने की। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, अगर उसके लिए हमें बोला है कि हम उसकी पेमेंट इमीडिएटली कर रहे हैं तो कैश कर देंगे। अब यहाँ पे कैश लिखना है या बैंक लिखना है, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपको बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया क्या हुआ है, कैश दिया है या बैंक दिया है। अगर दोनों दिए हैं तो हमेशा बैंक को प्रेफरेंस देनी चाहिए। इवन डिसोल्यूशन के चैप्टर में भी जितनी भी एंट्रीज करते हो बैंक के थ्रू करनी चाहिए। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो बैंक इज ऑलवेज प्रेफरेबल। अगर हमें लिखा है कि कोई पेमेंट नहीं की या कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट दिस, तो कैश या बैंक पे ना आके यहां पर आ जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे ये बैलेंसिंग फिगर। अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके बैलेंस सीडी हो जाएंगे, यानी कि टू बैलेंस सीडी, और इन दोनों को होगा क्योंकि अब ये दोनों ही पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बैलेंस सीडी सिर्फ इन दोनों का होगा। इसका लोन में जाएगा और लोन में नहीं गया तो कैश और बैंक में जाएगा। ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स बन गए। जब बैलेंस शीट बनाओगे तो इस फिगर को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे शो करोगे, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो कैपिटल अकाउंट भी लायबिलिटी साइड पर आते हैं, लोन भी लायबिलिटी साइड पर आ रहा है। तो ओवरऑल आ तो लायबिलिटी साइड पर आए, सिर्फ हेड चेंज हो गया, ओनर की जगह वो एक्सटर्नल इक्विटी में चला गया। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है बेटा, लॉस है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड पे दिया हुआ, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस तरह से पूरा कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया। बैलेंस शीट जैसे हम लोग चेंज इन पीएसआर में या एडमिशन में बनाते थे विद रिवाइज्ड वैल्यूज, वैसे ही बनेगी, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, गॉट इट? अगर क्रेडिट साइड पे आता है बैलेंस तो भी लोन में ही जाएगा, और अगर हमें लिखा है कि हमने पेमेंट उससे रिसीव किया तो बात और है, सिंपल। गॉट इट? अब नेक्स्ट आता है कि पार्टनर रिटायर भी हो गया, हमने उसके लोन में पैसा ट्रांसफर कर दिया, रिमेनिंग पार्टनर्स का बैलेंस हमने बैलेंस शीट में लिख दिया और बैलेंस शीट बना ली, हमारी बैलेंस शीट होगी टैली। अब बीच में थोड़े से पॉइंट्स और आ जाते हैं, जैसे कि कैपिटल एडजस्टमेंट आ गई, कि वो तो चला गया लेकिन कैपिटल एडजस्ट होनी अभी रहती है, तो उसको हम कैसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, उसके वेरियस एग्जांपल्स देखो। हम ये मान लेते हैं कि सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, सारी मतलब तुमने जो ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंस सीडी निकाले ये आ गए हमारे, बस इसको तुमने कैपिटल अकाउंट में लिखा नहीं है अभी, राइट? तुमने सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स हमारे पास ए और बी की जो कैपिटल आई, सपोज ये आ गई 2 लाख और ये आ गई 3 लाख। ये हम पूरे अपने सारे एग्जांपल्स में इसी को लेके चलेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट केस क्या आता है, इनकी रेशो है 3:2, ए और बी की न्यू रेशो। केस 1 हमने कहा कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी एडजस्टेड हम इसके एडमिशन के वो जो वो है कैपिटल एडजस्टमेंट सिमिलर है क्या? ऐसे कह दो तो सिमिलर भी है, लेकिन थोड़ा सा तो चेंजेस आएंगे, नेचर, हाँ बेसिक तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे हमें कहा कि कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि ए की कैपिटल है 2 लाख, बी की है 3 लाख, टोटल हो गई 5 लाख,
ये ए और बी में 3:2 में आ जाएंगे, यानी कि इसकी होनी चाहिए 3 लाख, इसकी होनी चाहिए 2 लाख, ठीक है। तो जबकि ये हमारी कैपिटल है, फाइनल कैपिटल, जबकि कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी थी, 2 लाख। डिस्क्रिपेंसी है। तो ये 1 लाख और लेकर आएगा, ये 1 लाख और लाएगा, और ये लेके जाएगा। विड्रॉ कर लेगा। ये विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। तो एंट्री क्या बनी, क्या बैंक की लिखते हैं हम, आदत ही बैंक की डालो, बैंक टू ए और बी टू बैंक, ठीक है। ये भी 1 लाख से होगा। अब अगर इसमें सी ड्यू, मान लो सी का ड्यू जो है वो होता 5 लाख का, वो कह रहे हैं जो सी का ड्यू अमाउंट है वो 5 लाख है। अब देखो चीज कैसे बदल जाती, अमाउंट पेड टू सी in such a way as to make capitals of A and B in profit sharing ratio। मतलब एक तो सिर्फ इतनी सी बात होती है कि जो सी को पेमेंट करनी है वो ए और बी लेकर आ रहे हैं, तब तो बात ही खत्म है, जो पेमेंट करनी है लेकर आ जाएंगे। लेकिन वो इस तरह से लाएं कि उनकी कैपिटल भी पीएसआर में एडजस्ट हो जाए। इसका मतलब ए और बी 2 लाख और 3 लाख, ठीक है। 5 लाख तो इनकी हो गई। सी के लिए कितनी लानी है उन्हें, 5 लाख। इसका मतलब जब वो सी के लिए पैसा लाएंगे तो अल्टीमेटली इन दोनों की कैपिटल, जो न्यू फॉर्म की कैपिटल है, न्यू फॉर्म की कैपिटल कितनी हो गई, 10 लाख। यही मतलब हो गया ना। अगर वो सी को पेमेंट कर रहे हैं तो सी को तो पेमेंट कर दी, लेकिन पैसा अगर ए एंड बी लेकर आ रहे हैं तो ए एंड बी अगर पैसा लाएंगे तो फर्म के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही तो हो गई। तो अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गई तो सिंपली ठीक है, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि नई फर्म की, जो ए और बी की नई फर्म है, उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 10 लाख। अभी हम ओल्ड कैपिटल निकाल लेना। ओल्ड नहीं बेटा, ये न्यू कैपिटल हो गई ना बच्चा। सी जा रहा है, उसको पेमेंट करनी है, कर दी हमने 5 लाख। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ए और बी ला रहे हैं। कैसे लाएंगे, इस तरह से लाएंगे कि वो पैसे भी लाएं, उनकी कैपिटल भी पीएसआर में एडजस्ट हो जाए, दोनों बातें हो जाए। तो हम इसको ए और बी में एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। ये हमारी 3:2, यानी कि ए की कैपिटल होगी 6 लाख और इसकी हो गई 4 लाख। अब क्या हो रहा है, सी को पेमेंट कर दी, सी टू बैंक 5 लाख, ए कितना ला रहा है, बैंक टू ए एंड टू बी। ए की थी 2, होनी चाहिए 6, बी ए ला रहा है 4 लाख, इसकी थी 3, होनी चाहिए 4। तो अल्टीमेटली ये देखो, जो हमने सी को पेमेंट की है 5 लाख की, वो ए और बी ही ला रहे हैं, लेकिन वो इस तरह से ला रहे हैं कि उनकी कैपिटल अकाउंट उनकी पीएसआर में एडजस्ट हो गई। दोनों बातें हो गई ना, उसके लिए पैसा भी आ गया और उसके लिए उनकी कैपिटल भी पीएसआर में एडजस्ट हो गई। अब जब हम नई वो बनाएंगे बैलेंस शीट, तो ये हमारे बैलेंस लिखेंगे कैपिटल की, क्योंकि ये न्यू फॉर्म की कैपिटल है ना, ठीक है ना। अगर तुम्हें कुछ ऐसा दे दिया थे, कैपिटल ऑफ
न्यू फॉर्म, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड भी बोल सकते थे, फिक्स्ड भी बोल सकते थे, एट रुपीज 6 लाख। यानी कि उन्होंने कहा नई फर्म की कैपिटल 6 लाख है, सिंपल, और कुछ नहीं बोला, सिर्फ नई फर्म की कैपिटल 6 लाख है। तो हमने 6 लाख को ए और बी 3:2, तो ये हो गई 3,60,000 और ये हो गई 240। इसकी कितनी थी 2 लाख और इसकी कितनी है 3 लाख। तो यानी कि ये 1,60,000 और लेकर आएगा और ये 60,000 विड्रॉ करेगा। अब तुम देखो दोनों की मिला के 5 लाख की कैपिटल थी, अगर हम 6 लाख की बात कर रहे हैं तो 1 लाख कम है ना, तो अल्टीमेटली 1 लाख रुपए तो आ रहा है, 1,60,000 ये ला रहा है, 60 इसको दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली 1 लाख रुपए तो आए। समझे? इतना क्लियर हुआ? अब इसमें एक और मॉडिफिकेशन आ गई, हमारा कैश इन बैलेंस शीट ₹20,000 है, रिक्वायर्ड बैलेंस रुपीस चाहिए हमें 30,000। ठीक है, अब इस वाले केस का सेकंड वाले केस को कंटिन्यू कर रही हूं मैं, सेकंड वाले केस को कंटिन्यू कर रही हूं। सेकंड वाले केस में हमने कहा कि 20,000 का बैलेंस है, चाहिए हमें 30 का। हमारे पास टोटल अमाउंट जो आ रहा था ए का 2 लाख, बी का 3 लाख, सी को पेमेंट करनी थी 5 लाख, टोटल 10 लाख, और फॉर्म के लिए भी चाहिए हमें और 10,000। ठीक है, यानी कि अब 10,10,000 को 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और अगर हमारा रिक्वायर्ड बैलेंस ₹15,000 होता, यानी कि हमारे पास 5,000 एक्स्ट्रा पड़ा है, तो हम क्या करते, ये जो 10 लाख है उसमें से 5,000 माइनस कर देते, कितना आ जाता 9,95,000। इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आ रहा है? कहानी सब जगह सेम चल रही है, बस बोलने का तरीका अलग अलग हो रहा है, बात तो एक ही हो रही है। यहाँ पे हमने कहा कि हमें ये चाहिए, फिर हमने कहा कि भाई हमारे पास कैश का बैलेंस 20,000 है, लेकिन हमारा रिक्वायर्ड बैलेंस हमें ज्यादा चाहिए, तो फॉर्म के को भी कैश की कमी पड़ गई, तो वो फॉर्म के लिए भी कैश लाएंगे। यहाँ रिक्वायर्ड बैलेंस कम चाहिए, तो अब फॉर्म के पास सरप्लस कैश हो गया, तो हमने वो सरप्लस कैश माइनस कर दिया। यहाँ पे हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पहले से दी हुई थी, तो बात ही खत्म हो गई थी सारी। तो घूम फिर के सब में एक ही कॉमन बात है कि हम एक न्यू फर्म की कैपिटल निकालते हैं। अब इसमें कितने भी मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, वो कुछ भी बात बोल सकते हैं, वो कह सकते हैं नहीं नहीं कैश नहीं करना, करंट अकाउंट के थ्रू करो, करंट अकाउंट के थ्रू कर देंगे। वो ये कह रहे हैं कि अच्छा हमने ना कैश के ट्रांजेक्शन्स भी किए, इतने एक्सपेंसेस पे किए, इतनी हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड की, इतने क्रेडिटर्स पे किए, तो हमें फिर कैश का सारी एडजस्टमेंट्स करके बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कहानी तो वही घूम रही है ना, ये ट्विस्ट आते रहेंगे और उन ट्विस्ट को हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली, अब वो चीज प्रैक्टिस से ही आएगी, उसके लिए प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। जो ट्विस्टेड पॉइंट्स है उनको कैसे डील करना है, मैं तुम्हें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट सारा बता सकती हूँ बस। ठीक है, तो ये हमारा सारा एडजस्टमेंट्स का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया। ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखना है, रिटायरमेंट के केस में भी ना हिडन गुडविल का केस हो जाता है। कैसे हो जाता है, हम जितना अमाउंट एक्चुअली पेड टू रिटायरिंग पार्टनर,
हमने उसको कितना अमाउंट पे किया है और कितना अमाउंट एक्चुअली ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। हमें ड्यू था, जब हमने इसको निकाला तो हमें पता लगा कि हमें ड्यू तो था 2 लाख रुपए, लेकिन हमने उसे पे किया है 2,50,000 रुपए। तो हम उसे जो 50,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो होता है शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। मतलब जब हम एडमिशन कर रहे थे तो उसमें जो हिडन गुडविल थी उसमें पूरी फर्म की गुडविल आती थी, लेकिन जब यहाँ पे हम कर रहे हैं तो वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर आएगा गुडविल का। तो ये एमसीक्यूज में बहुत बार आ जाता है कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कितना है या फर्म का गुडविल कितना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सी एक पार्टनर है फॉर 1/4 शेयर, अमाउंट ड्यू है ₹2 लाख, अमाउंट हमने उसे पे किया फर्म ने 2,50,000, 50,000 एक्स्ट्रा पे किया तो सीज शेयर ऑफ गुडविल हो गया ₹50,000। और अगर फर्म की वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल तुमसे मांगी उसमें तो 50,000 1/4 के लिए है ना, तो इंटू 4 2 लाख। तो एमसीक्यू में इंफॉर्मेशन देंगे ये वाली और मांगेंगे तुमसे कि फर्म की गुडविल कितनी है, तुम कहोगे ये क्या बात हुई। तो कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, कोई भी क्वेश्चन में एक तो दिमाग में ना ये चीज सोचे, कभी खुश मत होना कि अरे भाई गलत हो गया तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। बहुत रेयर चांस है बहुत ही रेयर चांस है कि क्वेश्चंस गलत होंगे, ट्रिकी हो जाते हैं, थोड़ा घुमा देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगता है गलत है। ठीक है, कोई मिस प्रिंटिंग नहीं है, कोई गलत नहीं है। ओके, तो ये समझ में आ गया। इसके बाद लास्ट हमारे पास चीज आती है जो उसका लोन अकाउंट था, जो हमने बैलेंस शीट में दिखाया था। तो ये ध्यान रखना कि जो भी लोन अकाउंट है वो उसका अमाउंट पे करने के बाद की बात है। अगर हमें क्वेश्चन में लिखा है कि उसका अमाउंट ड्यू 2 लाख है, हमने उसे 250 पे किया है, हमें ये लिखा है कि अमाउंट ड्यू जितना भी है उसमें से हमने कुछ पे कर दिया, बचा हुआ लोन में चला गया। तो जो पे करना है वो कैपिटल अकाउंट में ही करोगे, बचा हुआ अमाउंट ही लोन में आएगा। समझ रहे हो? जैसे कि अमाउंट ड्यू है मान लो 4 लाख, पेड 50% एंड बैलेंस लोन। ये हमारे पास सी था, तो सी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट 4 लाख टू सी इज लोन और टू बैंक। तो हमने 2 लाख यहां गया और 2 लाख यहां गया। समझे? ऐसे नहीं कि पहले लोन में ट्रांसफर करो, जबकि डेथ का जब चैप्टर करते हैं तो पूरा का पूरा एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करते हैं फिर पेमेंट करते हैं। ये डिफरेंस है कि रिटायरमेंट में पेमेंट करने के बाद बचा हुआ लोन में जाता है, जबकि डेथ में पूरा एग्जीक्यूटर में जाता है फिर बचा हुआ लोन में आता है। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास आ गया। अब हमें लोन बनाना है। हमारे पास 2 लाख है लोन में अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इसमें हमने कहा कि वो 31 मार्च 2022 को
सी रिटायर हुआ, अब इसका लोन अकाउंट बनाना है ना। तो ये लोन अकाउंट कैसे बन रहा है? हमारे पास 2022 मार्च 31 को कैपिटल अकाउंट से आए पूरे 2 लाख रुपए। ठीक है, यहां से आए पूरे 2 लाख रुपए। अब इस फाइनेंशियल ईयर में तो कुछ नहीं होगा, तो हमने सिंपली टू बैलेंस सीडी कर दिया 2 लाख रुपए का, क्योंकि हमें अपने लेजर्स को फाइनेंशियल अकाउंट्स फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली बनाना होता है। ठीक है, ये हमने बैलेंस एज इट इज कर दिया। अब हम आए नेक्स्ट ईयर में, 2022 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 2 लाख। अब 1 साल बाद पेमेंट करनी है ना, तो 1 साल का इंटरेस्ट लगा देंगे। 2023 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 10% हमने लगा दिया 20,000। ठीक है, फिर 2023 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट थी, तो 1 लाख तो हमारा प्रिंसिपल हो गया और 20,000 हमारा इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, और फिर टू बैलेंस सीडी आ गया 1 लाख। ठीक है, अब इसमें अगर हमें बोलते 2023 अप्रैल 1 ये बाय बैलेंस बीडी 1 लाख, और 1 साल बाद हम इसमें पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 2024 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 10,000। टू बैंक अकाउंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1,10,000 की हो गई। समझ में आया? ये एक तरीका होता है, समझ में आ गया? अब इसमें थोड़ा सा वो मॉडिफिकेशंस ऐसे कर देते हैं, यहां पे हमने कहा सी रिटायर्स, टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 1 लाख each इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब अगर वो यहाँ पे ये चेंजेस कर देते कि हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, एंड बैलेंस इन लास्ट इंस्टॉलमेंट, बैलेंस हम लास्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, तो यहां पे क्या चेंजेस हो जाते? यहां पे चेंजेस हो जाते कि यहां ये जो हम 120 पे कर रहे हैं, ये जो 120 थे, यहां पे पूरा 1 लाख पे करते हैं। इस
1 लाख में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। इसका मतलब हमारा 80,000 प्रिंसिपल है और 20,000 इंटरेस्ट है, क्योंकि हमें ये बोला गया कि 1 लाख टोटल पे करना है। उस टोटल पेमेंट में हमारा 20,000 हो जाता इंटरेस्ट और बचा हुआ हो जाता प्रिंसिपल। तो यहां पर टू बैलेंस सीडी हो जाता 1/20। ठीक है, अब यहां पे बैलेंस बीडी हो जाता 1/20 और इंटरेस्ट लग जाता 12,000, क्योंकि 1,20,000 पे 10% इंटरेस्ट लगेगा 12,000। यहाँ पे फिर से हम 1 लाख देते। अब इस 1 लाख में साइलेंट कर दो, जो भी है साइलेंट तो कर ही सकते हो, आते ही फोन तो देना ही होता है ना। तो अब हम 1,20,000 पे इंटरेस्ट लगाएंगे 12,000। ठीक है, तो अब यहां जो हमने 1 लाख की पेमेंट की, इस पेमेंट में 12,000 हमारा प्रिंसिपल है, यानी कि 88,000 स्विच ऑफ कर दे, 5 मिनट की क्लास बची है। चेष्टा दीदी को दे आओ 5 मिनट के लिए, आते ही देना ही होता है ना। जरूर थोड़ा नहीं कि तुमसे हर बार मांगा ही जाए कि फोन दो अपने। तो अब यहाँ पे हमारा जब बैलेंस आया 1,20,000, तो इस 1,20,000 पे हम 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 12,000। इंस्टॉलमेंट हमें पे करनी है पूरी 1 लाख की, यानी कि 88,000 प्रिंसिपल हो गया और 12,000 इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर बैलेंस सीडी कितना बचा, 120 में से हमारा 88 का प्रिंसिपल चला गया, मतलब अभी भी 32,000 बचा है। हम तो उसने 2 इक्वल बोल रहा है। हाँ, तो उसके बाद देखो ना, आगे भी तो कुछ लिखा है। अब जब लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो हमें इस बात का कोई चक्कर ही नहीं है कि 1 लाख पे करना है, तो हमने सिंपली कर दिया बाय इंटरेस्ट 3,200 और 2024, सॉरी ये आ गया 2025 मार्च 31 टू कितना हो गया 35,200। समझे, इस तरह से है। अब इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस और हो सकती हैं कि हम तीसरे इंस्टॉलमेंट में भी अगर बोल देते 1 लाख है तो ठीक है, हम 1 लाख पे कर देते फिर, लेकिन जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसमें इंटरेस्ट 10% नहीं निकालेंगे, उसमें इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर हो जाती, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स देनी है 1-1 लाख की, तो हम यहाँ पे भी 1 लाख पे कर देते। तो अब यहाँ पर अगर 1 लाख आता तो फिर इंटरेस्ट हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाता, मतलब कायदे से हम 2 लाख के बदले 3 लाख पे कर रहे हैं ना, 1-1 लाख के 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो इंटरेस्ट कैसे होता है हमारा, बैलेंसिंग फिगर हो जाता ना, क्योंकि वो हमारे साथ अमाउंट यूज करेंगे। हाँ, 68,000 इंटरेस्ट हो जाता था फाइनल में। अब वो चाहे 10% से ज्यादा है चाहे कम है, बहुत ही इमेटीरियल सी बात हो जाती है ये। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार हमारा रिटायरमेंट 1 शॉट फिनिश हुआ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर कीपिंग पेशेंस। मैं एक बार हंस सकता हूं।
पहले हंस लो और इस हंसी को हम लोग डिलीट भी नहीं करेंगे। इतना तो फन होना ही चाहिए। मैं 5 मिनट से कैसे हंसी रोक रहा हूँ। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तुम लोगों ने कह के मुझसे वन शॉट बनवा तो लिया, तो अब जरा पक्का शेयर करूंगा। तो प्लीज ये जरूर शेयर करना, ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल आने देंगे, ये हंसी ना। हंसी और जब वो फोन बजा था। चलो देखेंगे। ऑल द बेस्ट। लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.